को लेकर कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में कुछ और रोचक जानकारियां हैं। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और नए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले, कुलभूषण आपके पास आता हूं, तो 2018 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 76.35% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सरकार बना ली। 2013 में 77.40% मतदान हुआ, बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन अब 2023 में 78.15% मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक 55.31%, यानी कि यह मतदान और बढ़ा है। मतदान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। अब अगर यह सरकार कांग्रेस की है, पिछली बार मतदान बढ़ा था तो कांग्रेस की सरकार बनी थी और मतदान बढ़ गया 2023 में, यह क्या कह रहा है? बिल्कुल, अगर नहीं, ये आपसे सवाल नहीं है कुलभूषण जी, ये सवाल मेरा बाबूलाल जी से है, क्योंकि जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दे रहा हूं मैं कि 2018 में 76.35% और 2023 में 78.15%। बाबूलाल जी, ये आंकड़ा क्या कहता है? नहीं, 78 नहीं, 68 कहा आपने। 68.15%। नहीं बाबूलाल जी, हाँ बाबूलाल जी, 68 ये अभी का है, दूसरे फेज का है। अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल करीब 78 हो जाता है। नहीं, कैसे? पहले फेज को और दूसरे फेज को? दूसरे फेज को मिला करके 78% हो रहा है जी। दोपहर 3 बजे तक 55.31% वोट हुई और उससे ज्यादा धमतरी में 65.32% हुई और सबसे कम गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में 45.39 हुआ है। यानी कि नहीं, देखिए, दोनों मिला करके जो है, मैं समझता हूं एवरेज 76% आएगा जी, और लगभग समान होगा। लेकिन मैंने जो आपको पैटर्न बताया, मैंने जो देखा है आज तक के जी, अगर सरकार के खिलाफ वोट करना होता है तो पहले 12 बजे के समय तक के जो है बहुत तेजी से वोट होते हैं। महिलाएं भी बहुत तेजी से आती है और प्रारंभ में ही 9 बजे से ही भीड़ लग जाती है। और ऐसा कुछ बूथों पे हुआ है। जैसे एक बूथ पर महिलाएं 140-50 की संख्या में इकट्ठी हुई, जैसे ही गेट खुला 8 बजे, वैसे ही ऐसा उन्होंने दौड़ के अपना रास्ता बनाया। ऐसा लगे जैसे कोई सिनेमा की टिकट खरीदने जा रहे हैं या किसी नाटक को देखने जा रहे हैं भीड़ के साथ में। तो वो उत्साह जो देखा है वो किसी जगह पे देखा है, तो वो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र में वहां के विधायक के खिलाफ लोग निकले हैं, ऐसा महसूस किया है मैंने। लेकिन टोटल नाल जब देखेंगे 12 बजे तक के जो है बहुत पुअर स्थिति थी मतदान की। बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं हुआ, 11-12% तक ही पहुंचा था। उससे ये मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है कि एकदम एंटी इनकम्बेंसी वाली का मसला जो है इस सरकार के खिलाफ नहीं है। और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो बाद में जो मतदान होता है आगे जाकर के, उस मतदान के बढ़ते में जो है वो सरकार को मदद होती है। अंतिम समय में बढ़ता मतदान है सरकार को मदद करता है, ये मैंने आज तक देखा है। अब इस बार जो है उसी तरह हुआ है। अभी मतदान जो है वो बढ़ा है बाद में, माने 12 बजे के बाद बढ़ना शुरू हुआ है तो फिर तेजी से बढ़ता चला गया है। तो ये जो पुराने पैटर्न को अगर हम माने तो ये सरकार को मदद करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबूलाल जी, वो ईडी, शराब, सीडी, सीबीआई, इसका क्या? सब है। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, घोटाले, घपले, भ्रष्टाचार का जो असर होता है वो बुद्धिजीवियों पे होता है, आप और हम पर होता है जी। लेकिन आम जनता बहुत ज्यादा इस पर विचार नहीं करती। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सेकेंड टर्म में जब जर्मन सिंह तीसरे टर्म के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको ख्याल होगा हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा था, झीरम हत्याकांड का आरोप उनके ऊपर लगा था कि ये हत्यारा है। और भ्रष्टाचार, नान धान खदान, सारे घोटाले उनके ऊपर लगे हुए थे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री के ऊपर में इतने घोटाले के आरोप जो हैं एक बार में, एक शासनकाल में नहीं लगे होंगे जितने रमन सिंह के ऊपर लगे थे। आपने देखा होगा कि भले ही 0.76% से ही जीत हासिल किया उन्होंने पूरे इसमें, लेकिन सरकार अपनी बना ली। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे कहाँ काम आए? भ्रष्टाचार जो होता है वो आम जनता पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, इतना ज्यादा ये, क्योंकि उसके दैनंदिन जीवन पे उसका असर उसको दिखाई नहीं देता। अंदरूनी होता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, आम आदमी, गरीब आदमी को, किसान को, इनको अपने इसमें। लेकिन बुद्धिजीवी सोचता है कि कोयला घोटाला हुआ है, उसमें परसेंटेज खाया है, किसने खाया है, तो देश का नुकसान है, हमारे व्यक्ति का नुकसान है, वो बुद्धिजीवी सोचता है।
आम जनता को कोयले में 25% का कमीशन खाया जा रहा है, एजाज डेबरदार के सूर्यकांत राठौर खा रहा है, कौन खा रहा है, इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं होता, जहां तक मैंने आज तक समझा है। इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कम से कम जनमानस ये मान चुका है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार। जी एक मिनट पेट की भूख मेरी कौन शांत कर रहा है? मेरी पेट की भूख को कौन शांत कर रहा है? आम जनता उसी को देखती है। यह बड़ी बात आपने कही कि मेरे पेट की भूख को कौन शांत कर रहा है। और अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो आदमी को पता है, आम आदमी को पता है कि भैया भ्रष्टाचार होगा। बीजेपी आती है तो राजा हरिश्चंद्र नहीं है, उनके जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। लेकिन जो अब बड़ा समीकरण मैं सामने लेकर आ रहा हूं, कुलभूषण मेरे साथ बने हुए, एक बार कुलभूषण के पास चलेंगे। 2000 मैं अगर बात करूं 1998 से, 1998 में कुल मतदान 60% हुआ, पुरुष 66%, 66.45%, महिला 53.53%। 2003 की बात कर लेते हैं, जब दिग्विजय सिंह की सरकार गई, बीजेपी की सरकार गई, वहां पर 67.25% मतदान हुआ, 71.94% पुरुष, जिसमें कहा गया कि कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ वोट किया, और 62.14% महिला। 2008 में चुनाव हुआ, 69 यानी मतदान बढ़ा, 69.28% मतदान हुआ, और पुरुष मतदाता कितने थे? 72.3% पुरुष मतदाता, और महिला 65.91%। 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, 2013 में मतदान बढ़ा, कितना मतदान हुआ? 72.07%। पुरुष मतदाता कितने थे? 73.86%, और महिला मतदाता 70.01%। 2018 का विधानसभा चुनाव, गौर से सुनिए दर्शकों, 2018 का विधानसभा चुनाव, कुल मतदान हुआ 74.94%। पुरुष मतदाता कितने थे? 75.84%, और महिला मतदाता कितनी थी? 74.1%। ये आपने 2018 का समीकरण देखा, लेकिन 2023 में 1% से ज्यादा परमिशन नहीं होगा। अगर हम 5 बजे की बात करें तो मतदान करीब करीब 71.43% दिख रहा है। अगर और इंतजार कर लिया जाए तो 1% मतदान और हो जाएगा, 72.43% या 72.30% हो जाएगा। लेकिन जनाब, महिला मतदाताओं की संख्या घट रही है। 2018 में मैंने आपको बताया, 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मतदान था, पुरुषों ने मतदान किया 75.84%, महिला मतदाताओं की संख्या 74.01%। अब अगर लाडली बहना है तो ये महिला मतदाता क्यों घट रही हैं? महिला मतदाता 2023 में अभी तक का जो आंकड़ा है 71.14%, यानी करीब 4% मतदान कम, और पुरुष मतदाता 71.19%। अगर मान भी लिया जाए कि अभी और ईवीएम में गिनती हो रही तो 1% और बढ़ा दीजिए। कुलभूषण, लाडली बहना, नारी सम्मान, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली मतदान करने। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस प्रकार से 1998 से लेकर 2018 और 2023 के आंकड़े पेश किए, लेकिन हम बात करेंगे 2023 के आंकड़ों की। सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। अगर महिलाएं 71.14% है तो पुरुष 71.19%। तो यहां पर ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1998 में जहां 100 में से 52 महिलाएं वोट करती थी, 2023 पहुंचते पहुंचते अब 100 में से 95% महिलाएं वोट करने लगी है। तो इस कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लाडली बहना है, इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं कमलनाथ ने भी जो वादे किए कि नारी सम्मान में हम 1500 रुपए देंगे और महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, इसका भी असर जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा, जब ईवीएम का पिटारा
पिटारा खोलेगा और जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज कैद हो चुका है ईवीएम मशीन में, ये 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं अब पुरुष से सुनो यार कुलभूषण, अरे सुनो यार कुलभूषण, हमारी बात सुनो यार। 71.43% मतदान हुआ है, ठीक है, 1% और बढ़ जाएगा मान लो। तो जनाब, महिला जो मतदाता थी 2018 में, वो कितनी मतदाता थी? 74.01%। पुरुष मतदाता 75.84%। तो अगर लाडली लक्ष्मी बहना या नारी सम्मान जैसी महिलाओं का जिक्र 2018 में नहीं था, महिलाएं अगर प्रतिशत 74.1 था, और अगर अभी का जो समीकरण जो आपने भेजा है वो 71.14% है, तो नारी सम्मान या लाडली बहनाओं में बहनाओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी, पुरुषों की घटनी चाहिए थी। लेकिन 2018 के अनुपात में यहां पुरुषों की भी घटी है, महिलाओं की भी घटी है, यानी कि महिलाओं में उस तरीके से मतदान नहीं किया गया जितना इस योजना को बेचा गया। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर इस योजना का असर उतना होता तो महिलाएं लाइन लगा के वोट देती और पुरुषों का मतदान कम होता, महिलाओं का मतदान ज्यादा होता। बिल्कुल, क्योंकि जो क्रेज होना चाहिए, हम भोपाल शहर को 2 भाग में बांटेंगे, एक पुराना शहर और एक नया शहर। जब हम सुबह के वक्त पुराने शहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने लंबी लंबी कतारें देखी कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, सबसे अधिक पुराना और नया शहर छोड़ो, मुस्लिम महिलाएं देखो, लेती हैं। छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो कल की बातें, नई बातें करते हैं। देखिए, हमारे साथ 2 लोग बैठे हुए, हमारे साथ 2 और मेहमान, और हमारे 2 सहयोगी हैं। एक विंध्याचल से है, विंध्या का बड़ा संकेत है, और दूसरे कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, छिंदवाड़ा महाकौशल में। तो हम सीधी चलेंगे। सीधी में सचिंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पिछली बार कमल अगर सत्ता में आ पाया था 2020 में, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण विंध्याचल था, जो कांग्रेस का गढ़ तो था, लेकिन बीजेपी ने उस गढ़ को मथ दिया था, और कांग्रेस का वहां एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, जैसे चंबल में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था। सचिंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पीसीआर में अपने साथी से कहूंगा, क्या सचिंद्र मौजूद हैं तो उनको दिखाएं। सचिंद्र, हम आपके पास आ रहे हैं, जरा हमको विंध्य का समीकरण समझाइए। 2018 का विंध्य का समीकरण और अभी का समीकरण 2023 का समीकरण क्या कह रहा है, बताइए, दावे के साथ बताइए। देखिए मनोज जी, विंध्य रीजन में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से मैहर और सतना, अमरपाटन, रीवा, देवतालाब, चुराहट, सीधी, सिहावल, अनूपपुर एवं मानपुर की सीटें जो है तो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वर्तमान में। और यहाँ से अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो नारायण त्रिपाठी, गणेश सिंह, रामखिलावन पटेल, राजेंद्र शुक्ला, गिरीश गौतम, अजय सिंह, राहुल और रीति पाठक, केदारनाथ शुक्ला, कमलेश्वर पटेल, बिसाहू लाल सिंह, मीना सिंह जैसे बड़े चेहरे यहाँ से मिलान करते हैं। और ये सब जो है इनके आज जो है तो ईवीएम में कैद हो चुके हैं मनोज जी। और मैहर में हम बात करें, वोटरों की बात करें, भविष्य तो कैद हो गया। तू इधर उधर की बात ना कर सचिंद्र, मैंने जो सवाल पूछा है जवाब उसका दे। देखिए मनोज जी, आपने सही कहा है। जो बिंद का जो आपने बात किया, बिंद के फोकस करें पूरे 18 के चलते हैं तो 18 में 24 सीटें जो है तो सीधे बीजेपी के खाते में बिंद ने दिया है। और बिंद के मतदाता इतने उदार हैं मनोज जी कि बिंद के मतदाताओं ने 2018 में खुले दिल से भाजपा का साथ दिया था, और भाजपा की झोली में 24 सीटें देने में कामयाब रहे। और वहां 24 सीटें जब रहती है, लेकिन उसके बदले, उसके इतर भाजपा ने बिंद को क्या दिया, ये समझने वाली बात होगी। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो जाति समीकरण है, तो एक हम अमरपाटन चलते हैं। कांग्रेस ने जब 1.5 साल वाली कांग्रेस की सरकार रही है तो कांग्रेस ने सिहावल से जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे, उसी तर्ज पर जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है तो राम खिलावन पटेल को पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो यहाँ का जो जाति संतुलन है और जो खास चेहरे थे यहाँ के, चाहे वो सीधी को ले ले, आज उनकी टिकट कटी केदारनाथ शुक्ला एक बड़े चेहरे थे, 4 बार के विधायक थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हम क्या फिर से 24 सीटें मिलेंगी बीजेपी को?
नहीं मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से मेरी बात हुई है, वो जो वोट डाल के बाहर निकले हैं तो उनकी उनकी जो खुशियां थी, उनके चेहरे में जो मुस्कान थी वो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इंडिया न्यूज से उन्होंने आज खास जो बात की, 1-to-1 बात की, क्या उनसे कांटे की हमने टक्कर यही है बिंद सवाल। में? या बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ेगा या कांग्रेस का पलड़ा भारी पड़ेगा? तीन बातों का जवाब। फिलहाल जो अभी तक के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं पूरे बिंद की 30 सीटों में से मनोज जी, उसमें से 24 सीटें जो भाजपा के पास थी वो 24 सीटें बरकरार नहीं रहने वाली है। अजय सिंह ने आज खुल के दावा किया है कि 20 सीट हमारी है और ये तो 3 तारीख तय करेगी कि हम आगे प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं। लेकिन 20 का पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज इस बात का दावा किया है कि पूरे सचिंद्र भाई, अजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम उनके दावे को कितना माने? हम तो आपके दावे से बात कर रहे थे, आपको बिठाया था, कोट टाई पहन के आप आए हैं, तो जितनी तैयारी के साथ आप कोट टाई पहन के आए हैं, शर्ट पहन के आए, उतनी तैयारी के साथ दावे से कहिए कि 24 सीटें जो पिछली बार मिली थी क्या उतनी मिलेंगी, या कांटे की टक्कर है, या बीजेपी का पलड़ा भारी है, या कांग्रेस का पलड़ा भारी? देखिए मनोज जी, जो यहाँ की बिंद की 30 सीटों में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उन हाई प्रोफाइल सीटों की हम बात कर लें तो आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पे कांटे की टक्कर दिखाई दे रहे हैं। हम सीधी मुख्यालय की बात कर लेते हैं। सीधी मुख्यालय का परिणाम त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। चुराहट सीट स्पष्ट दिखाई दे रही है। CWC मेंबर जहां पे कमलेश्वर पटेल हैं वहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन एन के प्रकार देखा जाए तो निश्चित रूप से 24 सीटें बीजेपी को नहीं मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है मनोज जी। नुकसान हो रहा है बीजेपी को। अफाक हमारे साथ मौजूद हैं, कमलनाथ का गढ़ है, महाकौशल का गढ़ है अफाक। अगर बात करें छिंदवाड़ा की, बात करें बालाघाट की, बात करें मंडला की, आसपास के इलाकों की, तो क्या स्थिति नजर आ रही है? में जिस तरह कहा जाता है कि छिंदवाड़ा पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ है, तो यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर सबकी निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें जो हैं वो छिंदवाड़ा के ऊपर टिकी हुई थी। तो जैसा कि 2018 में परिणाम आए थे कि सातों की सातों विधानसभा जो छिंदवाड़ा की हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, तो इस बार ऐसा लगता है मनोज जी के एक सीट शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो हारने वाली है। ऐसा लगता है, कांटे की टक्कर है सौसर विधानसभा पे, कहीं ना कहीं जो सौसर विधानसभा है उस पर कांटे की टक्कर है। नाना भाऊ मोहोड़ जो पूर्व मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और वहीं जो विजय चौरे हैं, एक वो सीट जरूर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में दिख रही है। वहीं जो छिंदवाड़ा की चौरई विधानसभा है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, जहां पर कांग्रेस के बागी बंटी पटेल जो हैं वो निर्दलीय खड़े हो गए थे। और आज एक अहम चीज भी ये हुई मनोज जी कि जो शाहपुरा ग्राम है बंटी पटेल का, वहां उन्होंने, उनके जो समर्थक है उन्होंने मतदान नहीं किया। एक बड़ी और अफाक अगर इसके अलावा हम बात कर लें, छिंदवाड़ा के साथ साथ अगर हम मंडला की बात कर लें, बालाघाट की बात कर लें, डिंडोरी की बात कर लें, उस पूरे बेल्ट में महाकौशल का जो बेल्ट है वो बेल्ट क्या कहता है? क्योंकि वो नब्ज बहुत जरूरी है। पिछली बार इस बेल्ट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन इस बार वो बेल्ट क्या कहता है? मनोज जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि बालाघाट की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं फिर इस बार 50-50 की स्थिति है। 4 सीटें वहां पर हैं, तो 2 पर कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है और 2 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंडला में भी कांटे की टक्कर नजर आती है और डिंडोरे में भी इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है मनोज जी, अगर हम बात करें तो। क्योंकि जिस तरह से महाकौशल कहीं ना कहीं कांग्रेस पर महाकौशल ने पिछली बार काफी भरोसा जताया था और महाकौशल से काफी सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई थी। और एक अहम फैक्टर जो है मनोज जी महाकौशल में चलता हुआ हमें नजर आया, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है वही मुख्यमंत्री का फेस है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इस फैक्टर को लेकर जो है पूरे महाकौशल में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है मध्य प्रदेश महाकौशल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी कांटे की टक्कर वहां पर है। बाबूलाल जी, जैसा कि आपने देखा, हमारे तमाम जो फील्ड के रिपोर्टर हैं जो नब्ज को जानते हैं, नब्ज पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए इन्होंने पसीना बहाया है, लेकिन जो स्थिति अगर देखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शहरों की बजाय ग्रामीण में वोटिंग हुई है और वोटिंग परसेंटेज भी कम हो गया है। छत्तीसगढ़ में 78.15% मतदान हुआ है 2023 में, यानी पिछली बार से ज्यादा। 3% भी अगर मान लिया जाए, 2% भी अगर मान लिया जाए, तो पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हो गई है। मध्य प्रदेश में वही वोटिंग घट गई है।
करीब करीब 3% मान लिया जाए। ये दोनों समीकरण क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में इस बार महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले चुनावों के बनिस्बत इस बार महिलाओं में उत्साह कुछ ज्यादा दिखाई दिया है। अब ये महिलाएं जो है, जो उनकी योजना है 12,000 और 15,000 वाली, उसके चलते इतना मतलब उत्साहित थी, या कोई और बात है? तो अगर उसके प्रति उत्साहित थी तो किसके साथ जाएंगी, किसका विश्वास करेंगी? 1250 वाले का करेंगी, 1000 वाले का करेंगी? विश्वास किस पर है, किस पर नहीं है? एक तरफ मोदी की व्यक्तिगत गारंटी है, एक तरफ कांग्रेस की घोषणा है। तो वो मोदी की व्यक्तिगत गारंटी पे विश्वास करेंगी या वो पार्टी की गारंटी पे विश्वास करेंगी? ये महत्वपूर्ण है। विश्वास का संकट यहाँ पर है। जिसका विश्वास का संकट होगा उसको नुकसान होगा, जिसको प्रति विश्वास होगा उसको फायदा होगा। ये निश्चित बात समझ लीजिए। अब लोगों में अंदर चर्चाओं में, जैसे हम लोग बात करते हैं तो चर्चाओं में लोग बताते हैं, भैया हम मोदी की गारंटी को कैसे स्वीकार करें, मोदी जी गारंटी राज्य के लिए कैसे देंगे, और हम क्या एक एक बात के लिए मोदी जी से बात करने जाएंगे? या कल को अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो हम किसकी गारंटी मानेंगे? स्थानीय लोगों को हम कुछ बोल नहीं पाएंगे और मोदी स्वयं यहाँ रहेंगे नहीं, तो ये गारंटी का अर्थ क्या है? फिर कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं, देखिए भैया 15 लाख देने को बोले थे, वो भी नहीं दिए, 2 करोड़ वाला भी बात नहीं पूरा किया इन्होंने, तो इनकी गारंटी का क्या भरोसा? ये भरोसे का संकट में, मैंने पहले ही बार में कहा था कि इस बार चुनाव भरोसे के मामले पर हो रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं किया जाए। क्योंकि योजनाएं जो दी हैं वो लगभग समान, एक कर्जा माफी की बात को प्लस पॉइंट मान लीजिए, ब्रह्मास्त्र मान लीजिए कांग्रेस का, बाकी सभी योजनाओं में जो है 19-20 करने का प्रयास दोनों दलों ने किया है। एक ने कहा है कि हम 3100 में 21 कुंटल खरीदेंगे प्रति एकड़, एक ने कहा है हम 3200 में खरीदेंगे लेकिन 20 कुंटल खरीदेंगे। लेकिन टोटल में देखिए 68,000 रुपए जो है कांग्रेस की राशि होती है, 69,101 जो है इनकी होती है, 1100 रुपए इनका बढ़ा हुआ है। अब जनता विश्वास किस पर करे? मैंने पहले ही बार में कह दिया था कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये घोषणाओं पर किसका विश्वास किया जाए उस आधार पर हो रहे हैं। उस आधार पर हो रहे हैं, भारतीय जनता उस आधार पर हो रहे हैं कि किसका विश्वास किया जाए। घोषणा तो सभी ने करीब करीब बराबर कर दी, लेकिन भरोसा कैसा किया जाए, इसलिए जनता ने चुप्पी साधी और चुपचाप से जाकर ईवीएम का बटन दबा दिया और रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। बोले यार सुनो, 2003 तारीख को जो भी पहलवान जीतेगा उसी का हाथ खड़ा कर दिया जाएगा कि हमारा पहलवान तो यही था, हम तो उसी को वोट देके आए। रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। सचिंद्र मिश्रा भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सा नेता टीवी देख रहा होगा, डिस्कशन कर रहा होगा, अगर मैंने कह दिया कांग्रेस भारी है तो बीजेपी वाला बुरा मान जाएगा, बीजेपी भारी है तो कांग्रेस वाला बुरा मान जाएगा और पता नहीं किसकी सरकार बन जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेना है सचिंद्र बाबू। क्यों कुलभूषण, जैसे जनता चुप थी, क्या माना जाए कि चुप्पी बहुत कुछ कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मतदाता बिल्कुल साइलेंट था। मतदाताओं ने अपने पत्ते पहले से ओपन नहीं किए। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स जो सामने आई, तमाम जिलों के संवाददाताओं ने जो रिपोर्ट भेजी, मतदाताओं से बातचीत की, उन्होंने दोनों पक्ष की बात की, लाडली बहना की भी बात की, नारी सम्मान की भी बात की। लेकिन जब वो मतदान केंद्र के अंदर गए, ईवीएम की जो मशीन है उसकी बटन उन्होंने दबाए, तो इसका जो पिटारा है, जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा। और आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि जो जीता वही सिकंदर और हम उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि आम जनता यही कहती है कि हमने तो आपको ही वोट दिया था। अब वो भी जो बिल्कुल ठीक कहा कुलभूषण, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, भोपाल अभी बहुत दूर है, सत्ता की कुर्सी अभी बहुत दूर है। और 3 तारीख में, आज सोचिए आज 17 तारीख है, 3 दिसंबर तक कितना लंबा इंतजार है। इस लंबे इंतजार में न जाने कितने उम्मीदवार मंदिर जाएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, पंडितों से कुंडली दिखवाएंगे, हाथ की रेखाओं को पहचानने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि प्रभु बस कृपा हो जाए। मतदाताओं ने जो करना था वो कर लिया, अब तू ही सहारा है और तेरे बिना सब कुछ अधूरा है। तो इंतजार 3 तारीख का करते हैं, लेकिन 3 तारीख के बीच में हम भी देखने की कोशिश करेंगे कि किसका शनि भारी है, किसका राहु किसको देख रहा है, सूर्य क्या असर कर रहा है, गुरु की महिमा होती है या नहीं होती है, या फिर कुंडलियों का प्रभाव क्या होता है। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, कुछ पंडितों से भी पूछेंगे कि जनाब बताइए तो खेल क्या है। फिलहाल इस सफर में,
इतना ही नब्ज को टटोलने की कोशिश की और 3 तारीख तक बहुत कुछ टटोलेंगे और आपको बताएंगे। शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का। फिलहाल मुझे यानी कि मनोज मनु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।